हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एलियंस रूल यानी कि ब्रिटिश रूल की सीरीज़ स्टार्ट की है, और इसमें हम 1857 के रिवॉल्ट को करेंगे, लेकिन उसके पहले के ग्राउंड हमें समझने हैं। इस सेगमेंट को आप इस तरह से भी देख लें कि फ्रीडम स्ट्रगल का दौर शुरू हो चुका है, अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और कई तरह के पॉपुलर रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट और पीजेंट रिवॉल्ट हमें डिस्कस करने हैं। उनके अलग अलग रीजंस हैं, बैकग्राउंड्स हैं और अलग अलग नेचर है। सबका स्वरूप अलग है, नेचर स्वभाव आपका भी अलग होता है, उनका भी अलग है। इसी के बेसिस पर हम पॉपुलर रिवॉल्ट्स की सीरीज़ पहले उठाई हमने, और पॉपुलर रिवॉल्ट का बेसिस ही ये था कि ये पॉपुलर रिवॉल्ट उनके द्वारा हुए हैं जो तो पहले एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर थे, मतलब डायरेक्टली रूलर हुआ करते थे, तो रूलर्स को गद्दी से उतारा गया। पहले हमने फर्स्ट पॉपुलर रिवॉल्ट पार्ट 1 में ये पढ़ा कि वो जो सीधे डिपोज किए गए, तो डिपोज रूलर के द्वारा रिवॉल्ट। और आज हम पढ़ेंगे वो रिवॉल्ट्स जो डिपोज रूलर पे डिपेंडेंट लोग थे, जब डिपोज रूलर ही नहीं रहा तो उन डिपेंडेंट लोगों का रिवॉल्ट। इसमें हम आज एक कैटेगरी और पढ़ेंगे, पॉपुलर रिवॉल्ट में ही पॉलिटिको रिलीजियस रिवॉल्ट, सन्यासी रिवॉल्ट इसमें पढ़ेंगे, फ़कीर रिवॉल्ट इसमें फ़कीर और सन्यासी कल इकट्ठे चलेगा रिबेलियन, पागलपंथीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब बंगाल का मेमन सिंह का इलाका जो आज बांग्लादेश में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पागलपंथीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताया सन्यासी और फ़कीर रिवॉल्ट। इसी में हम पढ़ेंगे आज कूका मूवमेंट पंजाब का, और सतगुरु राम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। राम सिंह लुधियाना में जो पैणी साहब हैं, उसका क्या इतिहास है, क्या कंसेप्ट है। और इसी में हम आगे बढ़ के पढ़ेंगे वहाबी मूवमेंट, वहाब सैयद अहमद बरेलवी का क्या कंसेप्ट था। ये सारी चीज़ें सीख करके आज हमारा पॉपुलर मूवमेंट वाइंड अप है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्राइबल मूवमेंट, फिर पीजेंट मूवमेंट। पॉपुलर मूवमेंट आज वाइंड अप हो जाएगा। पहले पॉपुलर मूवमेंट पार्ट 1 के फेज़ में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने पैका रिबेलियन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पॉलीगार किया था, हमने वेलुथम्पी किया था, हमने कित्तूर अपराइजिंग किया था, हमने कच्छ रिबेलियन किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट रिबेलियन हमने मोस्टली दक्षिण भारत का दबदबा इसमें देखा। आज के रिबेलियन में आपको उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसका इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। शुरुआत करते हैं। पहले छोटे छोटे 2-3 हम देख लेते हैं जो डिपोज रूलर के द्वारा किए गए, इंपॉर्टेंट है। इनको डिस्कस करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको डीप इंसाइट की दूंगा ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए इन रिवॉल्ट्स को, रिबेलियंस को, अपराइजिंग को, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आ जाता है रामोसेस रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट ऑफ द रामोसेस, देखिए रामोसेस कौन हुआ करते थे? जो मराठास हुआ करते थे। ये मराठास के अंदर पुलिस पर्सोनल हुआ करते थे। आई बात समझ में? तो पुलिस पर्सोनल का रोल ये प्ले किया करते थे। मुद्दे की बात यह है कि कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रामोसेस एक्चुअली में थे कौन? तो देवर पुलिस ऑफिसर्स अंडर द मराठास। ऑफिसर्स कहना इसलिए ठीक नहीं है कि उस लेवल पर हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स नहीं हुआ करते थे, लो क्लास पुलिस फोर्स के तौर पर ये काम किया करते थे। हुआ क्या, 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वार हो गया, और थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद पेशवा ख़त्म कर दिए गए, और पेशवा को ख़त्म करने के बाद भेज दिया गया सीधा बिठूर उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर ला कर के बैठा दिया गया पूना में किसको? एक वंशज सीधे शिवाजी के, मैंने बताया था आपको प्रताप सिंह के बारे में, उनको ला करके वहाँ पे बैठाया गया। अब ऐसे में हुआ क्या, जब मराठास ही नहीं रहे उस लेवल पे एक अथॉरिटी के तौर पर, तो उनके अंडर जो पुलिस के तौर पे काम कर रहा है वो भी कैसे अपनी उस पोजीशन के साथ एग्जिस्ट कर जाए। तो ब्रिटिशर्स के सीधा सीधा मराठा साम्राज्य को सबस्यूम कर लेने के बाद इन रामोसेस के पास कोई रोज़गार नहीं रह गया, ये पहली चीज़। तो इनके पास अब कोई लाइवलीहुड नहीं है, ये फर्स्ट आस्पेक्ट। दूसरा, जो न्यू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इनको अपने साथ कंसाइल नहीं किया, अपने साथ नहीं लिया। मतलब उनको ऐसा था कि इस पुलिस की हमारे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, हमारा पुलिस फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, यूरोपियन स्टाइल के ऊपर फैशन है, गन सिस्टम के बेसिस पे हम चलते हैं, और इनकी लॉयल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मराठा थ्रोन के साथ। ये कल को किसी भी वे में डिफेक्ट कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन मेंटेन करती है, जिनका नेचर कैरेक्टर
और एग्जीक्यूशन उनसे बहुत अलग है, तो ये हमारी यूटिलिटी के नहीं। तो इन्हें नए सिस्टम में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के चले जाने के बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं अब्जॉर्ब किया। इस कारण से ये एक तरह का रोष इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या करेंगे रोज़गार के लिए? लैंड पे डिपेंड करेंगे नेचुरली। जब आपके पास अब वो काम ही नहीं रहा तो आप किस पे आकर के डिपेंड हो जाएंगे? लैंड। लेकिन साइमल्टेनियसली ब्रिटिशर्स के द्वारा एक चीज़ और की जा रही है। वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो 1818 में मराठास को थर्ड मराठा वार में ख़त्म करने के बाद वेस्टर्न इंडिया यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम आ गया था। एग्रीकल्चर में आपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लागू किए, उसमें से मद्रास और बॉम्बे इसलिए फेमस है ना कि यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम किया गया। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के तहत टारगेट ये है कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बंगाल में दिया गया, उससे जो लॉस भुगतना पड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश सरकार को, उसकी पूर्तियां हम करेंगे रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के तहत। तो किया तो इंडिविजुअल के साथ ही करार गया है, लेकिन बहुत हाई रेवेन्यू रेट रखा गया है। तो एक तरफ तो रामोसेस का जो पुराना पेशा है वो चला जाता रहा, उनके पैट्रॉन्स ख़त्म हो गए, उनके सरपरस्त ख़त्म हो गए, लैंड पे आके डिपेंडेंट है और असेसमेंट अनड्यू है, बहुत ज़्यादा असेसमेंट कर दिया गया है। अब आके टिके हैं लैंड पे, तो अनड्यू लैंड असेसमेंट कर लिया गया, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा रखा गया है, वो पे कैपेसिटी भी नहीं है। तीसरी चीज़, इसी समय में रेनफॉल फेलियर भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे फैमिन कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो प्राइस राइज हो रहा है। इस वजह से कई तरह की ड्यूटीज़ और एक्साइज लगाई जा रही हैं, इस वजह से प्राइस राइज हो, प्रोडक्शन फॉल कर रही है, असेसमेंट लैंड रेवेन्यू का अनड्यू चल रहा है, पुराना प्रोफेशन जा चुके हैं, आके लैंड पे टिक गए हैं, कई तरह की ड्यूटीज़ और प्रोडक्शन फॉल की वजह से महंगाई बढ़ रही है। सारी कंडीशन एक साथ प्रिवेल कर गई हैं और चित्तूर सिंह नामक पर्सन खड़े हो गए हैं सतारा में। सतारा, द हब ऑफ द मराठास। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि रामोसिस एक तो कौन थे, रिवॉल्ट एक तो हुआ कब, और लीडर कौन थे? तो लीडर नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चित्तूर सिंह। और कई किताबों में, कई किताब वो कहीं कहीं चतुर सिंह लिखा होगा, आंसर इस चित्तूर सिंह। चतुर सिंह अगर आ गया ऑप्शन में तो लिख देना। अब चित्तूर सिंह के द्वारा 1822 में, टाइम भी आता है कब हुआ, 1822 में से लीड कर दिया गया। क्या किया गया? सतारा के आसपास के विलेजेस को, नेबरहुड एरियाज़ को प्लंडर किया गया, क्योंकि सारे के सारे रामोसिस इकट्ठे हैं तो प्लंडरिंग एक्टिविटी करेंगे। जब प्लंडरिंग होगा तो पीजेंट रेवेन्यू नहीं दे पाएगा, किसको? अंग्रेज़ों को। ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स को लूटने की कोशिश की जाएगी, ट्रेजरी, आर्म्स, एमिनेशंस को कब्जे में लेने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हॉस्टाइल कर देंगी ना इनको ब्रिटिशर्स के प्रति, और हरासमेंट क्रिएट होगी। ये चलता रहा और सतारा में ये चीज़ बड़ी फेमस हुई। जब सेम कंडीशंस इन्फ्लेशन की, क्रॉप फेलियर की और अनड्यू असेसमेंट की पुणे में एग्जीक्यूट हुई, तो 1826 में इसमें एक पर्सन जुड़ गया पुणे के एंड पे, उसका नाम था उमाजी। तो कई बार इनके नाम कंबाइंड आते हैं कि ये रिवॉल्ट चित्तूर सिंह एंड उमाजी ने इकट्ठे किया। कई आपको बस मैंने सीक्वेंस बताया था कि आपको कभी नाम ना भूले। 1822 में एंट्री चित्तूर सिंह की हो गई थी, 1826 में पूना से उमाजी कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं और दोनों ने मिलकर के इसको लीड किया। फाइनली 1829 में आकर के गवर्नमेंट इसे ख़त्म कर पाई। तो 1822 से 1829 तक का ये रामोसिस रिवॉल्ट है। किस तरह से ख़त्म किया? गवर्नमेंट ने इन्हें पैसिफाई करने की कोशिश की, रिकॉन्सिलिएट किया, और इस रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस के तहत इन्हें पहाड़ी इलाकों की पुलिस बना दिया, हिल पुलिस का दर्जा दे दिया। ग्राउंड लेवल पर प्लेन एरियाज़ में, वैली एरियाज़ में तो आपको नहीं रख सकते, लेकिन हिल पुलिस के तौर पे आप चाहिए। अप्रोच टोटल डिफरेंट। क्या फ़र्क आ गया? जब आप सीधा सीधा रूलर से डील कर रहे थे, जहाँ पर वेलू थम्पी खुद निकल करके आ रहा है, जहाँ पर अलूरी सीतारामा राजू उधर से आ रहा है रामपा रिबिलियन में, जहाँ पर पॉलीगार्स खुद से निकल करके आ रहे हैं, पैकाज निकल करके आ रहे हैं, डिफरेंट वहाँ पर आप सीधा सीधा रूलर को ख़त्म कर रहे हैं और उसके एस्टेट को छीन ले रहे हैं, कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, अनेक्स कर रहे हैं। वहाँ पे चीज़ें कॉन्क्वेस्ट की हैं, अनेक्सेशन की चल रही हैं, कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पर्सन है, पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी फोर्स के दम पे लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे मैंने बोला रामोसिस, ये कम्युनिटी है, ये मासेस है। कम्युनिटी का दमन कैसे करोगे? कम्युनिटी को ख़त्म कैसे करोगे? एक रूलर को ख़त्म कर सकते हो पर कम्युनिटी को यू कैन नॉट। तो यहाँ पर पॉलिसी कॉन्सिलिएशन की ही चलेगी।
वरना आप उनका दमन करते करते ही ख़त्म हो जाएंगे और आप एग्जिस्ट कर रहे हैं एक व्यापारी के तौर पे, क्योंकि टाइम 1829 का है। आपका मेन इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स है। आपका मेन इंटरेस्ट है सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेड रूट्स, प्लंडरिंग एक्टिविटी को कर्ब करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करना और मैक्सिमम लोगों को आपका लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो, इस चीज़ को अश्योर करना। ऐसे में कॉन्सिलिएशन पॉलिसी देखिए, नेचर बदल गया रिवॉल्ट का, रिज़ल्ट भी बदल गया। वहाँ पर अनेक्सेशन है, कॉन्केस्ट है, मतलब नहीं, क्योंकि मासेस नहीं, रूलर अपने और अपनी फोर्स के दम पर लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है, यहाँ पे सीधी कम्युनिटी आकर के आपसे डील कर रही है, आप यहाँ पे कॉन्सिलिएशन कर रहे हैं। दूसरा तरीका, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये निकल करके आई, अगर मैं इसकी बात करूँ नेचर की, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में लड़ रहे हैं रामोसिस। क्लियर कर दूँ, देश हित में नहीं। पहली बात तो ये कोई नेशनल फाइट नहीं है। दूसरी चीज़, किसानों के लिए या किसी और सेक्शन के लिए नहीं। जब अपने इंटरेस्ट हार्म हुए और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उसके लिए जो प्रिवेलिंग डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीजेंट सोसाइटी है उसको हार्नेस किया, तो उनका कॉज और उनका पर्पस भी ऑन बोर्ड लिया। बात को समझिए, उनकी डिससेटिस्फेक्शन को यूटिलाइज़ किया। और जो मूवमेंट है, जो सारी के सारा रिबेलियन हो रहा है, ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं हो रहा, ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ नहीं हो रहा। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब रिवॉल्ट और रिबेलियन पढ़ रहे हो ना, तीन चीज़ें बड़ी बात है। आज आप प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा प्रोटेस्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट इंडियन है। प्रोटेस्ट इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही, प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो प्रोटेस्ट उस समय में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑल इन ऑल प्रोटेस्ट इस बात पे कि प्रोटेस्ट क्योंकि दे आर फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, दैट्स वाई वी आर हैविंग प्रोटेस्ट, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। और इसमें कुछ सेक्शन और आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट छोड़ो, ब्रिटिशर है छोड़ो, नहीं है नहीं है या नहीं है मतलब नहीं, इंडियन है ब्रिटिशर है नहीं। आइडियोलॉजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, इम्पीरियलिज्म। भगत सिंह इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट था। डोमिनियन रिपब्लिक की बात कही गई थी, कहा गया था कि डोमिनियन रिपब्लिक ले लीजिए, और उस समय की मेन लीडिंग पार्टी एक्सेप्ट भी कर रही थी इस चीज़ को। लेकिन भगत सिंह का वहाँ पर सवाल ये था कि पूर्ण स्वराज चाहिए। भारत में शासक अंग्रेज हैं, इंडियन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सॉवरेनिटी इंडिया की होनी चाहिए। और सॉवरेनिटी अगर ब्रिटेन से तुम्हारी होगी और यहाँ पे सिर्फ फेसेस बदल जाएंगे, रूलर इंडियंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट, मैं इसको नहीं स्वीकार करता। मेरा पर्पज़ है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति जिएगी एंड डाउन विद इम्पीरियलिज्म। तो उनका नारा क्या था? लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इम्पीरियलिज्म। साम्राज्यवाद के खिलाफ मेरा प्रोटेस्ट है, गवर्नमेंट साइड और ब्रिटिश इंडियन साइड। साम्राज्यवाद नहीं चाहिए, इम्पीरियलिज्म नहीं चाहिए। देखा कैरेक्टर कैसे बदलता है, आप किसके खिलाफ हो पता लग रहा है, सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पेट्रियोटिज़म नहीं है, ये कोई नेशनल कैरेक्टर की फाइट नहीं है। इसमें आपको आपके फ़ायदे अधिकार दे दिए, आप कर्ब हो गए। ये सिर्फ एक बार्गेनिंग है। और अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिसेंशंस क्रिएट करने के लिए, कि डिसेंशंस क्रिएट कर दो, रिकॉन्सिलिएशन में कुछ को बेनिफिट दे देंगे, जैसे ही वो टूट गए और ग्रुप वीक पड़ गया, बाकियों को क्रश कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। डिसेंशन ऐसे ही तो डिवाइड एंड रूल सिर्फ हिंदू मुस्लिम में थोड़ा ना होता है। अगड़े पिछड़े के बीच डिवाइड एंड रूल, शहरी और ग्रामीण के बीच में डिवाइड एंड रूल, अनपढ़ पढ़े लिखे के बीच में डिवाइड एंड रूल, राजा प्रजा के बीच में डिवाइड एंड रूल, ज़मींदार और पीजेंट के बीच डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम के बीच डिवाइड एंड रूल, और इसी तरह से एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बीच में डिवाइड एंड रूल। और ये डिवाइड एंड रूल एक ग्रुप के अंदर ही, जिनको बेनिफिट दिया और जिनको नहीं दिया, बेनिफिशियरी एंड नॉन बेनिफिशियरी के बीच में बांटो और राज करो। बस जिधर जिधर बांटने का मौका मिला बांट पाए। यही फार्मूला आप मुझे कहेंगे सर फेल कैसे हो गया था फ्रीडम स्ट्रगल जब 1900 के बाद हुई? सेम फार्मूला अपना है, बांटो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन वहाँ पे सारा रिवर्स हो गया। वहाँ पे ऐसा था कि एक सर को काटते थे, दो इंडिविजुअल सर में क्रिएट हो जाते थे, दो हिस्से नहीं, उनको काटते थे, 4 सर और उत्पन्न होते थे। क्योंकि उस टाइम पर एक चीज़ कॉमन हो गई थी सब में कि अब
विदेशी शासन नहीं चाहिए, दैट्स इट। मुस्लिम लीग निकाली कांग्रेस में से, मुस्लिम लीग का कांग्रेस से इशू है, लेकिन मुस्लिम लीग कह रही है वी नीड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। अंग्रेज कह रहे हैं तो पंगा डाल लिया। एक हिंदुस्तान की मांग नहीं खत्म हो रही थी, पाकिस्तान। भगत सिंह कम्युनिस्ट कह करके, सोशलिस्ट कह करके जो मॉडरेट फैक्शन है या जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस से अलग किया। भगत सिंह को लगा कि हमारे साथ आएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को डाउन करेंगे, कोई मतलब नहीं। भगत सिंह का एक नया ही विंग खड़ा हो गया। क्या चाहिए भाई? आज़ादी। उधर वो भी मांग रही कांग्रेस भी आज़ादी, इधर ये भी मांग रहे। सुभाष चंद्र बोस का एक्सट्रीमिस्ट दिखाना चाहा, कांग्रेस में सोशलिस्ट के दो फैक्शन बनाए, सारे खड़े हो गए, कॉमन डिमांड एक ही है, आज़ादी। बाकी मांगे कुछ भी हों, एक डिमांड कॉमन थी, आज़ादी। तो जितने डिवीजन करते गए उतने नए सिर खड़े होते चले गए एक ही मांग के साथ, आज़ादी। यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहाँ पे नुकसान करके चली गई। इसलिए भारत में क्रांति नहीं हुई है, भारत में संग्राम हुआ है। हम भारतीय क्रांति नहीं पढ़ते, इंडियन फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे संग्राम है, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल है। संग्राम क्यों कहते हैं? आप रशिया में रेवोल्यूशन करते हैं, रशिया में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ऑलमोस्ट होमोजीनियस रिलीजन है। आप अमेरिका में रेवोल्यूशन करते हैं, ऑलमोस्ट प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, लेकिन होमोजीनियस रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। अब फ्रांस में करते हैं रिलीजन होमोजीनियस। इंडिया में रेवोल्यूशन हो सकता था, हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, पारसी, कितने धर्म हैं, कैसे क्रांति कर लेते आप? और वो क्रांति क्या देती? यहाँ तो संग्राम था, अगड़े को पिछड़े से भी बाहर करना है, पिछड़े को अगड़े से बचाना है। अब अनपढ़ को पढ़े लिखे से भी बचाना और अनपढ़ को पढ़ाना भी है, दलितों को स्वर्णों से बचाना और दलितों को उठाना भी है, ग्रामीणों को शहरों से बचा के ग्रामीणों को उठाना भी है, ज़मींदार के क्लचेस से निर्धन किसान को बचाना और उसे उठाना भी है। मुद्दे की बात है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी रिलीजन, कस्टम, कल्चर, मैनर के नाम पे थी कि एक आज़ादी अंग्रेज़ों से चाहिए, वो अलग एस्पेक्ट चल रहा है। आज़ादी कुरीतियों से भी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम भी नया बनाना है, इकोनॉमिक सिस्टम भी नया बनाना है, सब कुछ बनाना। तो संग्राम चल रहा है बड़े कैनवास पे। अगर आप मुझे पूछें कि भाई वो 50 सालों में सर क्या हुआ है संग्राम, तो संग्राम का मैं 20% प्रपोर्शन सिर्फ देता हूँ, अंग्रेज विरोधी प्रपोर्शन। 80% तो अंतर विरोधी थे, उन्हीं को ठीक किया जा रहा था। कांग्रेस के अंदर संग्राम चल रहा है, मॉडरेट फैक्शन, नरम दल गरम दल का। कांग्रेस के अंदर संग्राम चल रहा है, क्या कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करे, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म। भारत में राजनीतिक दलों में प्रॉब्लम चल रही है कि लेफ्टिस्ट रूट फॉलो करे, राइटिस्ट रूल फॉलो करे कि सेंट्रिस्ट रूल फॉलो। तो संग्राम था ये। हमारी आज़ादी की लड़ाई में ये भी नतीजा निकालना था कि आज़ादी के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण किन हाथों में होना है, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा, कैसा सोशल सिस्टम होगा, कैसा रिलीजन सिस्टम होगा, हम एक हिंदू स्टेट बनेंगे कि क्या बनेंगे, सेकुलरिज्म होगा कि नहीं होगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका क्या होगा, पिछड़ों का, दलितों का क्या होगा, ऑप्रेस्ड सेक्शन का क्या होगा, वुमेन का क्या होगा। इसलिए आज़ादी 47 में, संविधान 50 में मिलता है और वो दिखाता है संग्राम के सारे इंटरेस्ट उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई आज आर स्वतंत्रता संग्राम वाज अल्टीमेटली यूनिक। ये एक खासियत रही हमारी। तो क्वेश्चन सैकड़ों बार आता है कि वाई नॉट क्रांति, वाई संग्राम, वाई स्ट्रगल। इट इज़ अ स्ट्रगल और स्टिल दैट स्ट्रगल इज़ गोइंग ऑन। आज भी वो संग्राम चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसी क्रांति हमारे देश में रेनेसेंस विभिन्न अगर आप बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, रेनेसेंस है। यूरोप में 14-15 सेंचुरी में जो है रेनेसेंस है। रेनेसेंस मतलब क्या है? पुनर्जागरण है वो, री अवेयरनेस। मतलब रिलीजन नहीं बदला, स्टेट नहीं बदला, गवर्नमेंट भी लगभग वही है, बस आपने साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मेथड पे और ज़्यादा रेलेवेंट बना दिया, चीज़ों को एक लेवल ग्रो करा दिया है और आप ज़्यादा और रीजनिंग बेस्ड हो गए। लेकिन क्रांति में अगले दिन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम सारा नया होता है। भारत में ऐसा हुआ नहीं था। रशिया में एक दिन पहले कैपिटलिज्म स्टॉन्च था, प्रोलेटेरिएट्स थे और उनको सफ़र करना पड़ रहा था। बर्गॉइस क्लास थी, वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि नए सिस्टम्स लेकर के आएँ और रूलिंग क्लास, द एरिस्टोक्रेटिक्स, वो लूट रहे थे। क्रांति के अगले दिन सिस्टम ही बदल गया। सोशलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, प्रोलेटेरिएट्स के हाथों में ताकत आती है और सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ये है क्रांतियाँ। फ्रांस में सिस्टम बदल गया सारा, अमेरिका में सिस्टम बदल। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो एक प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हुई है।
पहले से चले आ रहे प्रोसेसेस में ईविल्स ख़त्म किए हैं आपने, उन्हीं में इम्प्रूवमेंट्स किए, पर सिस्टम कहीं ना कहीं वही प्रिवेल कर रहे हैं। सारे रिलीजन वही हैं, उनमें रिवाइवल कर दिया, रिफॉर्म कर दिया, चाहे वो हिंदुज़म था, चाहे इस्लाम था, चाहे जैन, बुद्ध, पारसी, कोई भी थे, रिवाइव करिए, रिफॉर्म करिए। मैंने आपको सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ाई थी, इसी तरह से चलते हैं, आज भी चल रहे हैं। तो संग्राम है, ओके। इस तरह से इतिहास का दर्शन होना चाहिए पास्ट से प्रेजेंट तक। अभी चेतना, भारतीय जागृति सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अभी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी, अभी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये नेशनल कैरेक्टर नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो? जो वेस्टेड बताया जा रहा है कि जिस भी किसी पर्पज़ से सही, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आप करें तो इतनी बड़ी अथॉरिटी से बार्गेन कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने टीपू को हरा दिया, मैसूर का शासक, जिन्होंने माइटी मराठास ख़त्म कर दिए, बंगाल अवध लिटा के रख दिया, पंजाब अनेक्स कर लिया, उनसे पुलिस पर्सोनल रामोसिस बार्गेन कर गए, अपनी डिमांड्स मना गए। क्या बताया इस चीज़ ने कि इंडिविजुअल शासक और उसकी सेना को हराने में तो अंग्रेज सामर्थ्यवान थे, लेकिन जब मासेस और कम्युनिटीज़, जब सोशल बेस होता था तब वीक पड़ते थे, क्योंकि रूल करने के लिए सोशल बेस तो चाहिए। आई बात समझ में? दैट इज़ द एस्पेक्ट। तो ये बताया जा रहा है कि इससे आने वाले समय में इन्होंने सीड का काम किया, बीज का, कि आने वाले समय में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की, क्योंकि उन्हें ये बीज नज़र आ रहे थे कि जब जब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हुआ है, बार्गेन हुआ है। बस कांग्रेस ने क्या किया 1885 के बाद, इन्होंने ये मांगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दो, तो इन्हें हिंद पुलिस बना दिया। कांग्रेस ने यही कहा कि रूल लॉ मेकिंग में भी हमें जगह दो, तो धीरे धीरे उन्हें पॉलिटिक्स में जगह देनी शुरू की। 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1947 का एक्ट आज़ादी, बार्गेन ही किया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, धीरे धीरे बेनिफिट लिया ना, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। सही बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी रिवॉल्ट जो यहाँ पर निकल करके आया है, ये है गडकरी, नितिन गडकरी। आपको सब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पता है, महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन, कोल्हापुर इज़ द मेन एरिया। आपको कोई पूछे कि भाई गडकरी रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ, तो आंसर करिए कोल्हापुर। टाइम कब है? 1844। क्यों होता है गडकरी रिबिलियन? देखिए, मराठास में शुरू से एक कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप पीछे आइए, शाह जी की तरफ आ जाइए, मतलब शिवाजी के पीछे उनके पिताजी, उनके वंशज की तरफ आ जाइए। क्या हुआ करता था? ये भारत है। अब भारत में क्या है कि ये एरिया वेस्टर्न घाट एरिया, और वेस्टर्न घाट के वेस्ट में दिस इज अ प्लेन एरिया, जिसमें कोंकण प्लेन वॉज इम्पॉर्टेंट। फिर मालाबार भी आ जाता है यहाँ पे साउथ में, कोंकण प्लेन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अहमदनगर के शासक हैं, यहाँ पे कर्नाटका बीजापुर के शासक हैं, और या फिर दिल्ली के मुगल शासक हैं। इनकी खासियत क्या रहती थी? वेस्टर्न घाट के ईस्ट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में प्लेन एरियाज़ में अच्छी ज़मीन पे दबिश रखने वाले मराठा चीफ हुआ करते थे, डिफरेंट मराठा चीफ। तो ये चाहे बीजापुर है, अहमदनगर है, या फिर केंद्र के दिल्ली के मुगल शासक हैं, ये इन लैंडेड मिलिट्री सेक्शंस का सपोर्ट लेते रहते थे और उन्हें कहते थे कि आपका ज़मीनों के ऊपर अधिकार बना रहेगा। इसी तरह से इन्होंने अकोमोडेट किया ना मराठास को समय से ही। धीरे धीरे डिफरेंट मराठा चीफ में से एक हाउस बहुत ऊपर खड़ा हो गया, शिवाजी, और शिवाजी ने खुद को कंसोलिडेट कर लिया, सारे मराठा चीफ को अपने अंडर ले लिया। लेकिन मराठा चीफ फैमिलीज तो कंटिन्यू ही रही। शिवाजी की भी मैरिज भी तो एक मराठा चीफ फैमिली में होती है, निम्बालकर्स। तो इस तरह से मराठा चीफ सिस्टम शुरू से स्ट्रॉन्ग था, यानी कि मिलिट्री सर्विसेज आप ले रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट आपने उनको दे रखे हैं, और आपने उनको रेंट फ्री लैंड भी एलोकेट कर रखा है, जिससे आप उनसे रेंट नहीं लेते। यही उनकी सैलरी और रेम्यूनरेशन है। मिलिट्री, इन मराठा चीफ्स ने भी इस फॉर्मूले के आगे फॉलो किया, कई सारे सेक्शंस की मिलिट्री सर्विसेज लेते रहे और उन्हें बदले में लैंड दिया होता था रेंट फ्री। उन्हें हम लैंडेड मिलिशिया कहते थे। इसी तरह का एक सेक्शन शुरू से एग्जिस्ट कर रहा था गडकरी सेक्शन वाज लैंडेड मिलिशिया। अब ये लैंडेड मिलिशिया सेक्शन है, मतलब इनके पास प्रिविलेज है रेंट फ्री लैंड का, इनके पास रेंट फ्री लैंड है, जिसके बदले में ये मिलिट्री सर्विसेज देते हैं किनको? पेशवाज, मराठास। अब 1818 में तो पेशवा हाउस गया, वो तो ख़त्म कर दिया गया। तो मुद्दे की बात है, जब इनका रूलर ही डिपोज कर दिया गया है तो फिर इनकी मिलिट्री सर्विसेज भी अब किसी को नहीं चाहिए। तो फिर जब इनकी मिलिट्री सर्विसेज ही नहीं चाहिए तो अभी आंखों में चुभ रहे हैं। अब वेस्टर्न रीजन कंट्रोल में आ गया अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंट क्या दिखता है कि हमें हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने हैं। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू कलेक्शन, और रेवेन्यू में ये जो हज़ारों हज़ार एकड़ ज़मीन इन्होंने दबा रखी है
इन द फॉर्म ऑफ रेंट फ्री लैंड। पहले तो ये ज़मीन अगर फ्री होती है तो हमें रेंट आएगा इससे, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एज अथॉरिटी बैठे हैं और हमारी मेन बैक आर्मी है, मिलिट्री है, ऐसे में ये एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो ये मिलिट्री फोर्स को ख़त्म करने का ज़रिया क्या है? इनकी बैक ख़त्म करो। बैक क्या है इनका? रिसोर्स लैंड है, तो लैंड वापस लो, मिलिट्री फोर्स ख़त्म होगी। पैरेलल मिलिट्री फोर्स हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं इन्हें एब्जॉर्व कर सकते हैं अपनी मिलिट्री के अंदर? फाइटिंग टेक्निक्स आर टोटली डिफरेंट, प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट, हमारी तरीके बिल्कुल अलग है यूरोपियन फैशन पे, तो नहीं। और दूसरी लॉयल्टी इनकी, तो इनको स्ट्रेंथ नहीं दी जा सकती है, ये उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश नहीं होने देंगे। ये कारण रहे जिसकी वजह से इनको इनके प्रिविलेजेस से वंचित कर दिया गया। यानी कि गडकरी सेगमेंट से को जो रेंट फ्री लैंड मिले हुए थे वो लेकर के मामलतदारों को दे दिए। मामलतदार क्या है? मामला, जिनके साथ मामला कर सकते हैं। मामला मतलब लैंड एक्वायर करके उनको दे दिया, जो मामला साइन करते हैं, पट्टा एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो आपको रेवेन्यू रेंट दिया करेंगे। तो मामलतदारों को लैंड दे दिया गडकरियों से लेकर के। एक तो गडकरियों की आमदनी का ज़रिया चला गया रेंट फ्री लैंड जो था, पहली बात। दूसरी बात, उनसे कहा गया कि अब करते क्या हो? कहते खेती करते हैं। कहते रेंट दिया करो, रेंट दिया करो, अगर रेंट दोगे तो ही आगे चल पाओगे। तो जो बिल्कुल रेंट फ्री पे चल रहे थे उनसे रेंट मांगा जाना शुरू कर दिया, ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, रैयतवाड़ी सिस्टम का मेन डिफेक्ट, असेसमेंट अनड्यू थी, ये तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ इन्फ्लेशन, वो कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी। तो ये सारे बेनिफिट जब इनके जाते रहे, 1844 की कहानी है, गडकरियों ने रिबेलियन कर दिया। गडकरी रिवॉल्ट बहुत ज़बरदस्त वे में क्रश किया गया, सप्रेस कर दिया गया, तो अल्टीमेटली ख़त्म हो गया गडकरी रिबेलियन। आई बात समझ में? ये थी गडकरी रिबेलियन की कहानी। मेन एरिया था कोल्हापुर। ओके, इसके बाद आते हैं सावंतवाड़ी। यहीं पर महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र के इस रीजन में आपको रॉयल भोंसले फैमिली मिलेगी। द भोंसले, नाम सावंतवाड़ी है क्योंकि रूलर का नाम था खेम सावंत। अब खेम सावंत शासक है, उसकी वजह से यहाँ पर सावंत एरिया, तो सावंतवाड़ी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। आज अगर आप वहाँ पर जाते हैं सावंतवाड़ी में, तो मेन एस्पेक्ट वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट बिकते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट परचेज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जब यहाँ का खेम सावंत शासक ख़त्म हो गया, उसके बाद मराठास तो पहले ही ऊपर 1818 की कहानी ख़त्म कर दी गई, पेशवा तो ख़त्म ही कर दिया गया। जब इस रीजन में भी ख़त्म हो गए सावंतवाड़ी से भी खेम सावंत, जिसके नाम पर सावंतवाड़ी का नाम पड़ा है, जब वो ख़त्म हुए उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया। ये चीज़ इनके डिपेंडेंट्स को पसंद नहीं आई, जिनमें से 2 पर्सन थे, खोंड सावंत एंड अन्ना साहेब। उनको ऐसा लगा कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जब हम एग्जिस्ट कर रहे थे तो हमें ही इसे रूल करने देना था। तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अज्यूम कर लेने की वजह से ब्रिटिशर्स के ये रिवॉल्ट हुआ। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही क्रशिंगली इसे सप्रेस कर दिया। आई बात समझ में? ये हुआ 1839 के दौरान। कुल मिलाकर के इन तीनों से हमें समझ क्या आता है? समझ ये आता है कि मोस्टली ये जो रिवॉल्ट होते हैं, जो डिपोज्ड रूलर के डिपेंडेंट्स के द्वारा किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, जो अर्स्ट वाइल प्रिविलेजेस थे उनके चले जाने की वजह से किए गए, उन्हें वापस रिस्टोर करने के लिए। ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि डिसयूनिटी रही इसमें। इन्होंने मिल करके, देखिए महाराष्ट्र में हो रहे हैं, सावंतवाड़ी में हो रहा है, कोल्हापुर में हो रहा है, सतारा पूना में हो रहा है, लेकिन यूनिटी आप देख पा रहे हैं कि किसी तरह का सपोर्ट लैंड एक दूसरे को नहीं किया। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पेस में हुए हैं। यूनिफाइड मूवमेंट ये नहीं रही है। इसे नेशनल कैरेक्टर तक ले जाने की बात नहीं की गई, मतलब इसको बहुत बड़े लेवल पर पीजेंट मूवमेंट या अदर मूवमेंट में कन्वर्ट करने की बात नहीं हुई। ब्रिटिशर्स ने इसे सॉर्ट आउट करने के लिए मैक्सिमम कॉन्सिलिएशन का मेथड ज़्यादा फॉलो किया, जहाँ पर नीड हुई वहाँ पर सप्रेस किया, डिसेंशंस क्रिएट किए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। इस वे में इन रिवॉल्ट्स को आप परिभाषित कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आते हैं इनसे अलग पॉलिटिको रिलीजियस कैरेक्टर के रिवॉल्ट। इनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा सन्यासी और फ़कीर रिवॉल्ट का। और सन्यासी फ़कीर को मैं इकट्ठे ही ले लेता हूँ क्योंकि किताबों में भी इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं। चलिए, सन्यासी और फ़कीर रिबेलियन की क्या खासियत है? ये वेस्ट बंगाल के एरिया में मेनली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इनके ऊपर बहुत डिबेट है। एक विंग ये है जो ये कहता है कि ये भारत की अर्लीस्ट फ्रीडम स्ट्रगल का वर्जन था, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। लेकिन एक विंग ऐसा है जो ये कहता है कि ये सिर्फ एक तरह के प्लंडरर थे, जो प्लंडर करते थे विलेज लाइफ को,
बस दैट्स इट। ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाला सेक्शन था। दोनों सेक्शन पे हम डिबेट करेंगे और समझाते हैं आपको ये रिवॉल्ट है क्या। इतना बता देता हूँ, 1882 में इंडिया के फर्स्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, वन एंड द सेम थिंग, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एबे ऑफ ब्लिस यानी कि आनंद मठ, जिसे बंगाली में आनंद मठ कहते हैं, आनंद मठ, और आप किताबों में पढ़ेंगे आनंद मठ, मतलब एबे ऑफ ब्लिस। ये 1882 में जब उन्होंने लिखा है, तो आप मुझे बताइए कि ये 339 पेजेस में इन्होंने लिखा क्या है? कुछ नहीं, सन्यासी विद्रोह से ही इंस्पिरेशन लेकर के 339 पेज का नॉवेल आनंद मठ लिख दिया इन्होंने। कब लिखा है? सन्यासी और फ़कीर विद्रोह के होने के 100 साल बाद, बिना इंटरनेट के, बिना किसी सोर्स के, कैसे रिक्रिएट कर दी चीज़ें, कैसे लिख दिया आनंद मठ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पे लिखते हुए इस नॉवेल में ही पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया, और वही वंदे मातरम सॉन्ग ने 1887 ऑनवर्ड इस तरह की जान फूंक दी लोगों के अंदर कि अगर बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के, बिना किसी फंड और स्किल्स के 100 साल पहले वो सन्यासी और वो फ़कीर 50,000 का हुजूम इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को चैलेंज दे सकते हैं, तो हम आज की डेट में विद ट्रेनिंग, विद आर्म्स और अदर फंड्स की मदद से भी क्या इस ब्रिटिश रूल को ख़त्म नहीं कर सकते? तो वंदे मातरम और आनंद मठ उपन्यास हर क्रांतिकारी की ज़ुबान पे था, और इसी ने ही जान फूकी है, और 1887 ऑनवर्ड हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफिशियली बिगन हुई मानी जाती है। ओके, तो आनंद मठ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए वंदे मातरम सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट रहा है देश को एक करने में और आज़ादी दिलाने में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट ये नेशनल सॉन्ग हमारे देश का बना, ये नेशनल एंथम नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज़ अ नेशनल सॉन्ग। ओके, इम्पॉर्टेंट है इसका मतलब सन्यासी विद्रोह बहुत। तो सन्यासी विद्रोह में क्या बताया गया, कहानी समझिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 9th सेंचुरी के अराउंड से ही, 9th सेंचुरी के अराउंड से ही सन्यासियों का एक ग्रुप एग्जिस्ट किया करता था। आई बात समझ में? ये ग्रुप मूव किया करता था, कई मेंबर्स के झुंड में मूव करता था। मूव क्या करता था? जितने भी श्राइन्स हैं, पिलग्रिमेजेस, टेम्पल्स हैं, उनमें ये होली विजिट पे किया करता था। जब ये मूव किया करते तब ये सन्यासी हैं। तो बेसिक सन्यासी की डेफिनेशन क्या है? जिन्होंने वर्ल्डली अफेयर छोड़ दिया होता है और वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने की तरफ चले जाते हैं, मोह माया का बंधन त्याग दिया। लेकिन इनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफर था। इसमें से कुछ ऐसे तो थे जिन्होंने वर्ल्डली अफेयर छोड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मैरिजेस करने के राइट रखते थे। अब इनका मुद्दा क्या था कि डे वन से ही भारत में एक संस्कृति रही है कि जब आप सन्यासी हैं और आप अर्न नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कैसे अपनी लाइफ को लीड, आप ट्रिप्स कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, खाएंगे कैसे, और जिस टेंपल में जाना है उस टेंपल में कंट्रीब्यूट क्या करेंगे। तो जितने भी रूलर्स थे, लैंडलॉर्ड होते थे, ज़मींदार होते थे, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, इन्हें दान दिया करते थे, एल्म्स दिया करते थे। ये उनसे एक तरह का रिलीजियस लिवाए लेते थे, जो कि राइट नहीं होता था, एक म्यूचुअल कंसेंट होता था दोनों के बीच में, और लोग देते थे। बुद्ध को भी तो देते थे बुला बुला करके। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, बड़े राजघरानों से संबंध थे उनके एक से एक, और चैत्य विहार जो बना के दिए जाते थे, आपने पढ़ा, एक से एक रूलर ने विहार बनाया, एक से एक रूलर ने चैत्य निर्माण कराया, सांची का स्तूप, उसकी रेलिंग बनाने का कार्य सब किया जाता था। तो कुल मिलाकर के इनको भी मिला करते थे। ये नॉर्थ बंगाल में टेम्पल्स में, श्राइन्स में विजिट करने जाया करते थे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 16th सेंचुरी के अराउंड सन्यासियों में एक चेंज आया। एक पर्सन मधुसूदन सरस्वती के द्वारा सन्यासियों में से एक वर्ग क्रिएट किया गया, नागास का। ये नेकेड रहते हैं। तो सन्यासियों में एक वर्ग है नागास का, ये नेकेड रहते हैं, नेकेडली चलते हैं, बट दे आर वेरी फियर्स। अब इस दौरान क्या हुआ करता था? देखिए, मुग़ल रूल एग्जिस्टेंस में था, और उसकी वजह से कई बारी जब आप स्टेट रन कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिलीजन कुछ पॉलिसीज़ को ओवर पावर कर जाता है। क्योंकि
राज्य माने स्टेट पूरी तरह से रूलर के कंडक्ट पे डिपेंड करता है कि रूलर का मॉरल लेवल क्या है। अब अकबर का मॉरल लेवल है कि वो जजिया ख़त्म किया उसने, पिलग्रिमेजेस टैक्स ख़त्म किए, तो पर उसका पर्सनल कंडक्ट है ना ऐसा। औरंगज़ेब के आते ही नेचर बदल गया था। तो जब इस तरह से आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑटोक्रेसी रूल करते हैं तो इसमें किंग का बेनेवलेंस ही इस बात का आधार होता है कि राज्य का कैरेक्टर कैसा होगा। राजा अगर दयालु है, कृपालु है तो ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो फिर बिल्कुल स्टेट भी वैसा ही है। ऐसे में जब मुग़ल रूल के दौरान जब टायरेनिकल एक्ट किए जाते थे मुसलमानों के द्वारा, तो हिंदू सोसाइटी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए ये सन्यासीज आगे आते थे एज अ सेवियर। तो कुछ रूलर्स इन्हें रिक्रूट किया करते थे अपनी सेना में। किस वजह से? एक तो इनका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता था, इनका जत्था बहुत था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिलीजियस ग्राउंड उस समय पे रूलर के लिए भी बहुत ज़रूरी होती थी। जब उसने किसी बिग रूलर को, किसी बिग पावर को कन्फ्रंट करना है तो अपने समाज के मासेस को अपने साथ लेना है, तो वो रिलीजियस फर्वर, रिलीजियस टेम्परामेंट के थ्रू उनका साथ लेना ज़रूरी था। उसमें ये कम्युनिटी साथ दिया करती थी। फिर इस तरह के सन्यासी का समर्थन इस वजह से भी लिया जाता था कि अगर कोई रूलर अपने आप को लेजिटिमाइज बनाना चाहता है किसी एरिया में, तो अगर उन्हें रिलीजियस सेगमेंट्स का समर्थन मिल जाए तो रूलर भी लेजिटिमाइज जल्दी हो जाता था, सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाती थी। तो डे वन से ही इन सन्यासियों का एक पॉलिटिकल यूज़ तो हुआ है। इन्हें सेना के तौर पर, एक कन्फ्रंटेशन फ्रंट के तौर पर इन्हें यूज़ में लिया गया है। मराठा भी यूज़ करते थे, इन्हें राजपूत भी यूज़ करते थे, और हैरानी की बात कि अवध के शासक इन्हें यूज़ किया करते थे। अवध रूलर चाहे मुस्लिम रूलर है, लेकिन अवध रूलर के रूल के अंदर इन इटसेल्फ बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन आती है, और अवध रूलर की भी तो कन्फ्रंटेशन बंगाल के साथ हैं, नजीबों के साथ हैं, रोहिल्लों के साथ हैं, मराठों के साथ हैं, और खुद मुग़लों के साथ भी हैं। तो ऐसे में इनको अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटरी, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, ये कह करके कि दूसरा रूलर टायरेनिकल है, तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं। तो इसका एक पॉलिटिकल रूल होता था। खबरें निकालने में और खबरें देने में ये मास्टर हुआ करते थे, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता था। गांव-गांव, घर-घर तो ये विज़िट करते थे। फिर विद इन अ सेकेंड अगर आपने लोगों में मैसेज कन्वे कराना है तो क्या करेंगे ऐसे दौर में जब इंटरनेट नहीं, जब कम्युनिकेशन नहीं, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का एक शासक का और उसके चेले चपेटों का या उसके अफसरों का प्रतिबंध चल रहा है। आप एजेंट ही माने जाएंगे ना, किसी दूसरे रूलर की टेरिटरी में आपका ऑफिसर घूम रहा है तो एजेंट है। लेकिन सन्यासियों पे तो कोई रोक नहीं, फ़कीरों पे तो कोई रोक नहीं। तो इन्फॉर्मेशंस गैदर करने के लिए, भौगोलिक स्थितियाँ जानने के लिए, उसके सामने वाले की स्ट्रेंथ, मिलिट्री पोजीशन को समझने के लिए, मास सपोर्ट मोबिलाइज़ करने के लिए, रिसोर्स मोबिलाइज़ करने के लिए इनकी यूटिलिटी होती रहती थी। मेन पर्पज़ इनका ये होता था कि ये श्राइन विज़िट करते थे, और हमेशा से लोग जोगियों के, सन्यासियों के सानिध्य में आते रहे हैं अपनी रक्षा कराने के लिए। पुराना कल्चर रहा है, देव असुर युद्धों का इतिहास रहा है भारत में। अंग्रेज़ों के आने के बाद सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। क्या होता था? बंगाल के समृद्ध ज़मींदार, समृद्ध लैंडलॉर्ड, रिच पर्सनस इनको आर्म्स दिया करते थे। उनसे लेकर के उस पैसे को 3 चीज़ों में यूटिलाइज़ करते थे। एक तो जर्नी सपोर्ट करते थे, ट्रैवल खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक अपना फूड, और एक अपना जिस श्राइन में जाते थे उस श्राइन की मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पर जो भूखे लोग आ रहे हैं दिन भर की यात्रा तय करके उनके फूड को ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो राजा के द्वारा इनको समर्थन करना इस बात का भी घोतक होता था कि ये राजा का वहाँ पर जा कर के उद्घोष, उसका उद्गान किया करते थे, उसकी प्रेज़ किया करते थे कि इतने लोगों का लंगर चल रहा है, इतना श्राइन का निर्माण हुआ है। तो राजा की एक पैंठ बनती थी। इस वजह से राजा भी अच्छा लेविश कंट्रीब्यूशन करता था। समय बदल गया। 1757 पहले प्लासी और 1764 बक्सर, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी, उसके बाद तो आ गया वारन हेस्टिंग, और 1772 में तो उसने एक तरह का बंगाल अनेक्स ही कर लिया। तो उसके बाद सारा का सारा टैक्सेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। उसके बाद अब ज़मींदारों के ऊपर पहले तो बहुत हैवी टैक्स लिवाई कर दिया गया लैंडलॉर्ड के ऊपर। ज़मींदार ने वो खर्चा पीजेंट से निकालना चाहा। अब ज़मींदार अगर उसे पे नहीं कर सकता है तो दूसरा तरीका ये कि ज़मींदार का लैंड कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ऐसे में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, और इस कंडीशन में आप अपने प्रीवियस प्राइसिंग जो क्रॉप की है उसके बेसिस पर सूखे के दिनों में और बिना असेसमेंट किए और रेज़ कर रहे हो टैक्स। ज़मींदार शेयर क्या देगा, उसकी तो ज़मीन ही कन्फिस्केट। ऐसे में ज़मींदार किसी पोजीशन में ही नहीं रहा कि वो इन लोगों को किसी तरह का कंट्रीब्यूशन दे पाए। इनके कंट्रीब्यूशन बंद हो गए। अब जब कंट्रीब्यूशन बंद हो गए तो फिर पिलग्रिमेजेस कैसे होंगी, होली श्राइन्स में विज़िट कैसे की जाएंगी, वो चीज़ बंद होनी तय है।
और दूसरी बड़ी बात, अंग्रेज़ों को इनसे प्रॉब्लम बहुत थी। अंग्रेज़ कहते थे कि ठग हैं, लुटेरे हैं ये, दे आर बैंडिट्स। इनका इस तरह से खुलेआम घूमना अच्छा नहीं लगता हमें। अंग्रेज़ों का और कॉलोनिस्टों का हमेशा से एक टारगेट रहा कि पेस्टोरलिस्ट सोसाइटियों को कब्जे में लो, नोमैडिक पीपल, चरवाहों को, ट्राइबल्स लोगों को कब्जे में लो, और इस तरह के सन्यासियों को। तीनों लोग मोबाइल रहते हैं, मोबिलिटी में रहते हैं। और जो पर्सन मोबाइल है, मोबाइल ट्रेन की तरह चल रहा है, वो एक जगह पे टेकेगा नहीं, तो फिर उससे रेवेन्यू नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरा, उसे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करा सकते। और तीसरा, ऑलवेज इनके प्रति सस्पिशियस रहेंगे अंग्रेज। क्यों? कभी भी हॉस्टिलिटी कर सकते हैं, मैसेजेस इधर से उधर ले करके जाते हैं। अगर पीजेंट से पैसा लेंगे या किसी से भी लेंगे तो हमारा जो हमें जो पीजेंट पे कर रहा है वो रुकेगा। तो सस्पिशियस थे अंग्रेज इनके प्रति, उनको ये सेटल करने थे। और इनको जब सेटल करने की बात है तो इनका कहना था कि भाई हज़ारों सालों से हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, हमारा कल्चर, कस्टम, मैनर है, हम सेटल लाइफ नहीं जीते और तुम हमें रेगुलेट नहीं कर सकते। हमारा तरीका, हम धर्म से चलते हैं, हमारे ऊपर एक ही अथॉरिटी है, धर्म, और कोई अथॉरिटी नहीं हम फॉलो करते हैं। हम तो राजा महाराजाओं की टेरिटरी में भी एकदम फ्लूडिक सेंस में मूव करते थे, कोई टेरिटरी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तुम किधर से आ गए? दूसरा, ज़मींदार नहीं दे पा रहा था तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, कहते किसान से लेंगे। किसान से लेना शुरू कर दिया तो अंग्रेज़ों को ये बर्दाश्त नहीं था कि किसान इन्हें क्यों पे कर रहा है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास आना चाहिए। किसान की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, किसान परचेज़ करे, जब वो डिमांड क्रिएट करेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, हम यूरोपियन प्रोडक्ट्स उनको खपाएंगे, खिलाएंगे, इससे हमारा फ़ायदा होगा, ट्रेड एंड कमर्स यूरोपियंस का बढ़ेगा। इनको क्यों दे रहा है और जाके मंदिर में क्यों घुसेड़ रहे हैं सब कुछ? तो इस बात से इनको प्रॉब्लम थी कि कॉमनर्स। लिमिट तो तब हो गई जब किसान को भी निचोड़ लिया अंग्रेज़ों ने, ज़मींदार को भी निचोड़ लिया। अब ऐसे में सन्यासियों और फ़कीरों के पास भी कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा अब तो किसी तरह से तो यात्राएं पूरी करनी है। उन्होंने फिर फोर्सफुली लिवाई करना शुरू कर दिया। ज़मींदार को और किसानों को बोला देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि सन्यासी है, नागा है, डर कोई है नहीं, ना ठंड से, ना गर्मी से, ना जंगल से, ना नदी से, ना जीव जंतु से। खड़ा ही हो जाए तो आम बंदा डर जाता है, मार के कपाल फोड़ देगा। फिर क्या करोगे आप? तो देना तो पड़े। और है भी कोई 8-10 नहीं, हज़ारों घूमते हैं एक साथ, पूरा का पूरा मठ चलता है उनका। आप कह रहे नहीं देंगे, कहेंगे अंदर ले लो, इसको ख़त्म करके बाहर निकालना। दूसरा, एक नया सिस्टम क्रिएट हो गया। ज़मींदार जो नहीं दे पा रहा उसकी ज़मींदारी ले ली, नए ज़मींदारों को लैंड एक्शन कर दिया। नए ज़मींदार कौन थे? सबसे इम्पोर्टेंट, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, कंपनी के ही ऑन वर्कर, कंपनी के ही ऑफिसर, फर्जी बोली लगा के ज़मीन। इनको लेना देना कोई नहीं सन्यासियों से। सन्यासियों ने देखा कि 3 चीज़ें हो रही भैया। पहला तो टैक्स बढ़ा दिया है तो ज़मींदार हमें दे नहीं सकता। दूसरा, ज़मींदार का लैंड कन्फिस्केट हो गया। तीसरा, ज़मींदार ही बदल के रख दिए, नए ज़मींदार ले आए, उन्हें हमसे लेना देना कोई नहीं। मतलब हमारा जो ओरिजिनल ज़मींदार बेस होता था, जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड का बेस था, उन्हें रिप्लेस करके कोई नए आर्टिफिशियल ले आए, नए बाहरी लोग, ये हमें कभी देंगे नहीं। तो वो वर्ग सपोर्ट भी नहीं करता। तो वो पुराने ज़मींदारों से मिलके, पीजेंट जो परेशान था उसके साथ मिलके, आर्टिजन जो बेरोज़गार हुआ अंग्रेज़ों की पॉलिसी की वजह से, उसके साथ मिलके एक ग्रुप बना करके ये विलेज, कंट्री साइड एरियाज़ को उल्टा लूटते थे, प्लंडर करते थे। और वो नए ज़मींदार वो कंप्लेंट करते थे अंग्रेज़ों को। इस वजह से अंग्रेज़ों ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये एक तरह के हिंदुस्तान के जिप्सी हैं, दे आर द हिंदुस्तानी जिप्सीज, दे आर नथिंग एल्स। ये सिर्फ एक तरह के लॉलेस मेंडिकेंट्स हैं, ये एक तरह के वेगरेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, और कुछ नहीं है ये। दे आर नॉट सन्यासीज एट ऑल। ये सिर्फ लूटते हैं, बेंडिट्री करते हैं, ये कंट्री साइड को लूट रहे हैं। देखो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। लेकिन उनका कंसेप्ट अपना था कि ओल्ड ज़मींदार तुमने बर्बाद कर दिया, पीजेंट तुमने बर्बाद कर दिया, आर्टिजन तुमने बर्बाद कर दिया, हमारे साथ वही है, हम उसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी सपोर्ट बढ़ती चली गई। सपोर्ट में कौन नहीं जुड़ा? हिंदू आगे आए, मुस्लिम आगे आए, राजपूत आगे आए, पठान आगे आए, और जितने भी अवध से और बाकी एरिया से सोल्जर निकाल दिए थे वो सारे सोल्जर आगे आए, पीजेंट्स आए, आर्टिजन्स आए। क्यों? इतने सारे सेगमेंट का फ़ायदा क्या मिला? सोल्जर्स ने जो मिलिट्री लीडरशिप चाहिए वो प्रोवाइड की। क्यों ये सक्सेसफुल हुआ? इसका कारण मिलिट्री लीडरशिप इनके पास थी। वो किसने दी? डिसबैंडेड सोल्जर्स, डिसबैंडेड आर्मी पर्सोनल्स। पीजेंट और आर्टिजन ने क्या प्रोवाइड किया? कोई भी रेबेलियन या कोई भी मूवमेंट को सोशल बेस चाहिए होता है, वो ना मिले तो आगे नहीं चल सकते। सोशल बेस, जिस देश को यही नहीं पता है कि वो एक देश भी है कि नहीं,
जो बंगाल, बिहार, अवध से आगे देखता नहीं, यही मानता है कि यही देश है। लोगों को एकजुट किस आधार पे करें? नेशनलिज्म तो है नहीं, नेशन का तो कंसेप्ट ही नहीं आया अभी। यू कैन यूनाइट द पीपल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन। तो रिलीजियस फर्वर प्रोवाइड किया सन्यासी और फ़कीरों ने। इसको हम कहते हैं द कोहेसिव फोर्स, द बेड रॉक। तो बेड रॉक ये बने फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीजियस। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसे जो लोग ये कहते हैं कि ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है, वो ये कहते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है, यूनाइटिंग फोर्स नेशन की फोर्स नहीं थी, लेकिन यूनाइटिंग फोर्स एक रिलीजन की फोर्स तो थी। और इस समय में रिलीजन के आधार पर ही नेशन हो सकता है। जैसे कभी गुरु गोविंद सिंह ने सिख नेशन की बात की, आप धर्म के आधार पर नेशन की बात कर रहे हैं। दैट्स, ये भी वही चीज़ थी। तो 3 सेगमेंट आ गए, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, मिलिट्री पर्सोनल आ गए, पीजेंट्स आर्टिजन्स आ गए, सोशल बेस मिल गया, मिलिट्री पर्सोनल लीडरशिप मिल गई, ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, और सन्यासी और फ़कीर आ गए। तो रिलीजियस फर्वर मिल गया लोगों में, वो तो प्रोत क्रांति बढ़ गई, कहते आ गए, कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे भारतीय समाज खड़ा होता है। ये 3 सेगमेंटों ने अपने लेवल पर काम किया। काम हो इतना गलत होता नहीं, लेकिन यहाँ पर वारन हेस्टिंग की गलती हो गई। 1771 का खेल है। 1770 आपको पता है बंगाल का फेमिन, जनसंख्या वाइप आउट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अंग्रेज़ों का ये कहना था कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो खाली पड़ा बंगाल है ना, इस खाली पड़े बंगाल में लोगों की अवेलेबिलिटी अब नहीं है, लॉलेसनेस है, तो ऐसे में ये प्लंडर कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये लोग। लेकिन मुद्दा ये है कि 1770 में अकाल है, फेमिन है, इन्फ्लेशन है, कुछ नहीं, और आपने बढ़ा दिया रेवेन्यू। ऐसे में जब ये लोग विरोध कर रहे हैं तो 1771 में 150 फ़कीर मार डाले, कोई रीज़न भी नहीं था। 1772 फिर में ये एजिटेशन जो है वायलेंट हो गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ा है फ़कीर और सन्यासी दोनों जुड़ गए। तो इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी से भी जोड़ के देखते हैं नए इतिहासकार। हिंदू मुस्लिम यूनिटी जुड़े, 50,000 की सेना खड़ी हुई, 50,000, और 50 ईयर्स लग गए अंग्रेज़ों को इसे दबाने में। यानी कि 1770 से शुरू होकर ये 1820 तक जाके काबू हुआ, 50 साल में जा कर के ये कंट्रोल हुआ। उससे पहले ये फ़कीर और सन्यासी काबू नहीं हो पाए थे। आई बात समझ में? अब इनके लीडर्स के नाम आपको मैं बताता हूँ।